सभी को नमस्कार दोस्तों। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज भी दो अच्छे आर्टिकल हैं जो आपकी प्री और मेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम देखने वाले हैं। साथ में आप जो हमारी पीडीएफ फाइल है टेलीग्राम पर आप प्राप्त कर सकते हो। अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली ही आपको द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के नोट्स टेलीग्राम पर आपको फ्री में प्रोवाइड करा पाऊँ, और वीडियो आप यहाँ से देख सकते हो, और ये आपकी जर्नी में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे होगी कि आप वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करके बताओ कि फ्री में इतना अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देखना। तो पहली जो न्यूज़ है वो हीट वेव को लेकर है, और ये हमारे कहाँ काम आएगा, ये डिजास्टर मैनेजमेंट GS3 में काम आएगा। ऐसे कई टॉपिक है, जैसे आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि डिजास्टर मैनेजमेंट में जितने भी टॉपिक है, चाहे आप साइक्लोन की बात कर लो, हीट की बात कर लो, बाढ़ की या सूखा, जो भी संकट जो आते हैं, ठीक है, इनकी बात करें तो इनके अंदर जो प्रबंधन की चीज़ें है ना, कि किस प्रकार इनको प्रबंधन किया जाता है। चाहे आप डिजास्टर मैनेजमेंट की जो भी संस्थाएं हैं उनको लेकर बात कर लो, NDM में कुछ एक्ट वगैरह बने हुए हैं, कुछ संस्थाएं बनी हुई हैं, कुछ फोर्स इनको लेकर बनी हुई है, या फिर प्रशासनिक जो सेवाएं हैं या स्वास्थ्य को लेकर वो जो भी मेजरमेंट है वो सब में कॉमन होते हैं। तो आपको सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि कोई भी मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट का या डिजास्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आए, उनके आपको जितने भी प्रबंधन वाली चीज़ें हैं ये पता होनी चाहिए। जैसे अभी जो साइक्लोन आया था गुजरात में, ठीक है, अरब सागर में, उसको लेकर कितने अच्छे प्रबंधन किए गए, वहाँ पर जो कैजुअलिटीज है, जो समस्याएं थी, वो उनको बहुत ही कम कर दिया गया है। तो इनको देखना होगा आपको। साथ में उनके कारण क्या है, चाहे हीट वेव के कारण ले लो या साइक्लोन के कारण ले लो, आजकल ग्लोबल वार्मिंग की चीज़ें बढ़ रही है, तो कारणों को ध्यान रखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या डालना है, उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई करंट घटना घटी है। जैसे हीट वेव का कोई क्वेश्चन आ गया है, तो जैसे अभी यूपी और बिहार में जो संकट देखने को मिला है, वहाँ पे कई सारी मौतें ऐसी हुई है, तो चाहो तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख देना। अब बॉडी पार्ट में उसके कारण क्या है, जैसे हीट वेव के कारण क्या है, तो आप इसमें मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हो कि इसका प्राकृतिक कारण क्या है, ठीक है, और इसका मानव जनित कारण क्या है। तो ऐसे करके इनको लिखा जा सकता है। तो जैसे हम प्राकृतिक कारणों में बात करो तो आप ये जानते हो कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग का संकट बढ़ रहा है, इसके कारण वैश्विक तापन की समस्याएं बढ़ रही है। तो तापन से क्या होगा, कहीं ना कहीं ये सूखे का संकट या तापमान अधिक होगा तो हीट वेव जनरेट होगी। इसके अलावा प्राकृतिक कारण और भी हो सकता है, जैसे कई जगह पर जल का संकट हो गया, अब जल बहुत कम बचा है, या भूमिगत जल की बात कर लो या सिंचाई जल की बात कर लो, वो बचा है। प्राकृतिक में और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मानव जनित कारणों में क्या बताओगे कि हमने क्या कर दिया, बहुत सारे वनों का विनाश कर दिया है, ये बताओगे। हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, या हमारा जो सामाजिक या जो आधारभूत ढांचा है वो कमज़ोर है, या लोगों में उन चीज़ों को लेकर जन जागरूकता नहीं है, ठीक है, ऐसे कारण बता सकते हो। या फिर हमारा जो प्रबंधन है वो ठीक नहीं है। तो आपका आंसर क्या दिख रहा है, एक बैलेंस वे में दिख रहा है कि अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखा आपने, बॉडी पार्ट में उसके जो रीजन है वो बताएं, और बाद में क्या करोगे, जैसे कारण वगैरह आपने बता दिए, कुछ समाधान जरूर बताना कि हालांकि समस्या है उसके बावजूद भी हमारे पास अच्छे पॉइंट है। चाहे इसमें आपदा प्रबंधन की बात करना, चाहे आप इसमें तकनीकी की बात करना, चाहे सूचना प्रौद्योगिकी की बात करना, चाहे आज आपके मोबाइल में SMS आता है कि आपके इस एरिया में हीट वेव आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, आजकल सूचना अच्छा प्रवाह हो रहा है, तो प्रबंधन की बात करना, समाधान की बात जरूर करना, और लास्ट में एक अच्छा सा निष्कर्ष लिखना कि हालांकि हम जानते हैं कि समस्याएं बढ़ रही है, लेकिन यदि हम पहले की तुलना करें, जो पहले ऐसी समस्या आती थी उनकी तुलना में इनको काफ़ी कम कर दिया गया है। आने वाले वक्त में जैसे जैसे हमारे पास और ज़्यादा हम लोगों तक पहुंच पाएंगे, हमारा प्रशासन में सुधार होगा, आधारभूत ढांचे में सुधार होगा, निश्चित रूप से हम इन चीज़ों को कम कर पाएंगे। तो इस प्रकार जो हमने चर्चा की ना मॉडल आंसर की, आपके 10 में से 5-6 मार्क्स आने की पूरी पूरी संभावना है। और एक और इसमें ऐड कर देंगे, एक इंडिया का जल्दी से मैप बना देंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ संकट है, जैसे अभी हीट वेव का संकट है यहाँ पे, जैसे अभी हमने चक्रवात का देखा, कहीं बाढ़ का देखा, कहीं सूखे का देखा, तो एक इंडिया का मैप बना के आपने एक केस स्टडी के रूप में बढ़िया से दिखा दिया। तो ये परफेक्ट आंसर है, मतलब 5+ मार्क्स लाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, और ये डेली बेसिस पर आप मेरे साथ कर सकते हो। मैं आपको देखो केवल ये मॉडल आंसर इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप डेली जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसके साथ रफ कॉपी में ऐसा काम कर लो, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप ये सोचते हो कि बहुत ज़्यादा परफेक्शन की आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी आंसर यदि आपने एवरेज लिख के भी पूरा इस पेपर कवर कर लिया, 20 के 20 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए GS में, तो आपके वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स आएंगे, देख लेना, ठीक है। तो ये था मामला कि इसको ऐसे यूज़ में लेना है। तो इसको पढ़ लेते हैं क्या है अभी जो समस्याएं चल रही है। तो हीट वेव को लेकर तो हमने पहले भी देख चुके हैं इसको लेकर कि हीट वेव के कारण क्या होते हैं, कई आर्टिकल हमने कवर किए थे। आज के जो पेपर है उसमें ये आर्टिकल आया था कि हीट वेव का जो संकट देखा गया है, विशेषकर आप ये कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में और बिहार में ऐसी भीषण गर्मी देखी गई है, जिसके कारण कुछ लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई है। तो इसमें ये बताया गया है कि यार देखो, इसको इस दृष्टिकोण से बताया गया है कि हीट वेव प्राकृतिक है, नो डाउट, लेकिन जो मृत्यु हो रही है ना, उसका कारण मानव जनित है हमारा। चाहे आप आधारभूत ढांचे की बात कर लो, चाहे लोगों को जो भी चीज़ें समय पर पहुंचानी चाहिए थी, या हमारा सामाजिक ढांचा कैसा है, कैसे लोग, वर्क कल्चर कैसा है लोगों का, कैसे धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है। तो कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि प्राकृतिक घटना के साथ साथ जो संख्या मृत्यु की बढ़ी है उसमें अन्य जो मानव जनित कारक है, ठीक है, सामाजिक कारक है, आर्थिक कारक है, वो जिम्मेदार है। तो ये आर्टिकल इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ता है, ठीक है।
और साथ में ये भी ध्यान रखना कि हीट वेव को लेकर, जैसे आपदा प्रबंधन के तो मैंने आपको पहले पढ़ा भी दिया, आपको यूट्यूब पर आपको पता होगा। आपदा प्रबंधन का जो स्टैटिक पार्ट है, बेसिक जो चीज़ें मैंने पढ़ा दी है, अब उसके अंदर आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे जो आज का टॉपिक आया तुरंत वहीं ऐड कर लोगे। आपने बहुत लोगों ने अपनी वेबसाइट से पीडीएफ भी खरीदी है, ठीक है, जो आपदा प्रबंधन वाली पीडीएफ ले ली है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं, विशेषकर जो गाँव में रहते हैं, उनके पास कोचिंग की जिनकी पहुँच नहीं है, तो वो बच्चे कमेंट करते हैं, तो उनके लिए भी मैंने एक सुविधा कर दी है। जैसे आप अपनी इस वेबसाइट पर जाओगे, कौन सी, studyis-with-dj.org है ना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यदि आपने ये नोट्स अभी तक नहीं देखे हैं, ये नोट्स जो पुराने वाले नोट्स, ये कौन से नोट्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ, बस इनका प्रिंट फॉर्म में आपको हम आपके घर तक पहुँचाएंगे, तो ये भी आप देख लेना। ये नोट्स भी आपके काम के हैं। जैसे अभी हम आपदा प्रबंधन की बात करें तो ये कॉम्बो पैक है जिसमें 5 नोट्स होंगे, लगभग 300 पेज की फाइल है। इसमें आपका कोरियर चार्ज भी शामिल है, मतलब कुछ भी, मतलब आपके लिए कोई महंगा नहीं है ना। 349 रुपये में सब कुछ आपको मिलेगा, सब मिला के मतलब आपको यहाँ से हम भेज देंगे। साथ में हमारी जो बुक है, बहुत ज़्यादा लोग प्यार कर रहे हैं, इतने लोग वीडियो बना के सेंड कर रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, इतने अच्छे रिव्यू, मतलब कब डालते हैं लोग, जब उनको चीज़ें पसंद आती है। और मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, वो अपनी मर्जी से मतलब ऐसा डाल रहे हैं। तो इसका लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। तो आते अपने जो मूल टॉपिक अभी जो बताना चाह रहा था आपको, क्योंकि कंटेंट का स्टैटिक पार्ट का भी आपके मन में रहता है ना कि कहाँ से पढ़े, तो वो भी मैंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया। आपको ये लगता है कि ये नोट्स मतलब आप नहीं मंगा सकते, 300 रुपये नहीं दे सकते, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ये भी नहीं कि आपको 1 रुपया भी देना पड़ेगा। यूट्यूब पे वीडियो देखो, अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। और साथ में करंट अपडेट कर लेना, जो अभी हम यूट्यूब ये यहाँ से पढ़ते हैं, द हिंदू से पढ़ते हैं, तो ये आप समझ गए होंगे कितना होलिस्टिक वे में, कितने अच्छे आयाम से हमने इसको समझने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है। और हीट वेव के जैसे प्रभाव की बात करें तो इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो हमारा सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है, हमारा जो सामाजिक सुरक्षा है, उसके अभाव के कारण ये नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो साथ में आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में आप ये केस स्टडी भी बता सकते हो कि अभी जो यूपी में बलिया में ऐसा हुआ है, वहाँ पे और भी संकट क्या था, जैसे वहाँ पे तापमान ज़्यादा बढ़ता है तो पानी का भी ये संकट देखने को मिला था। दूषित पानी की समस्या वहाँ पे थी, स्थानीय लोगों को मतलब अच्छा ठंडा पानी नहीं मिल पा रहा था, या जो भी मेजरमेंट लिए जाना चाहिए थे उनमें थोड़ी देरी हो गई थी। इसके अलावा इसका भी फ़र्क पड़ता है कि लोगों का जीवन स्तर कैसा है। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं कि बहुत सारे गरीब जो लोग होते हैं, वंचित वर्ग के लोग होते हैं, उनको धूप में निकलना पड़ता है कार्य के लिए, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा उनकी शारीरिक अनुकूलन क्षमता कितनी है, उनका स्वास्थ्य या उनकी कुपोषण की समस्या तो नहीं है उनके साथ में, बहुत सारे चीज़ें मिलते हैं। इसके अलावा उस क्षेत्र में सापेक्षिक आर्द्रता, गर्मी का टेम्परेचर, ये सब कितना है, बहुत सारे ऐसे कारक है। आप इन कारकों को साथ में बता सकते हो। यदि क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया कि इसके कारण क्या रहे हैं, तो कारणों को जरूर बताना। देखो इसमें 2 कारण रहे हैं, जो यहाँ पे ये केस स्टडी पढ़ रहे हैं उसमें 2 कारण देखे गए हैं। एक तो प्राकृतिक कारण, दूसरा देखो सामाजिक, आर्थिक, सार्वजनिक, ये सब कारण इसमें देखने को मिले। लोगों का जीवन स्तर, ठीक है, किस क्षेत्र से वो आते हैं, वहाँ पे कौन से संकट देखने को मिले हैं, तो उन कारणों को भी साथ में अच्छे तरीके से बताया गया है। और ये बात सही है कि जन जागरूकता मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। लोगों को समय पर यदि सूचना मिल जाती है, लोगों को इन चीज़ों के प्रति यदि सावधान किया जाता है, तो निश्चित रूप से ऐसे जो संकट है उनको हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे और भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है जो कारणों के अंदर हम इनको मान सकते हैं। साथ में ये कि यार आपदा प्रबंधन थोड़ा सही से होता, लोगों को, जैसे आजकल आपने देखा होगा ना, आपदा प्रबंधन या जो हमारा मौसम विभाग है, एक भारत का नक्शा बना के उसमें क्या करता है, एक हीट, आप ऐसा एग्जांपल के लिए बता सकते हो कि हीट वेव के जो मैप बनाते हैं, ताकि पता लग जाए कि किस क्षेत्र में क्या क्या संकट आने वाला है। तो ऐसा मैप जरूर बनाना। अभी तो मैं ऐसा रफली आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप अच्छा सा मतलब 10-15 सेकंड में एक अच्छा सा मैप बना सकते हो यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन के कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले भी जैसे 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रिया, ये स्टैटिक पार्ट है। और स्टैटिक पार्ट के साथ में जैसे भारत सरकार के नए मतलब क्या इसमें उपाय किए गए, तो बहुत सारे नए आपने देखा होगा आजकल जब भी आपदा आती है तो उसमें चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे हम जानते हैं कि भारत में जो अर्थक्वेक है काफ़ी आता है, तो इसकी क्या मतलब कहाँ कहाँ इसमें अर्थक्वेक की विविधता है भारत में, और जो जहाँ जहाँ एग्जाम्पल देखिए आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे हीट वेव का भी आता है कि हाल ही में भारत में हीट वेव का के बहुत सारे उदाहरण देखे गए हैं, आप कुछ एग्जाम्पल देके बताओ हीट वेव के कारण क्या है, कैसे हम इनका समाधान कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं लगातार, मैंने देखे हैं, आपने भी देखे हैं PY के क्वेश्चन का अध्ययन करने के साथ। तो यही आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए। बिल्कुल आप देखो बहुत ही टू दी पॉइंट पढ़ने लग जाओगे यदि आपको ये पता होगा कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगातार उसी बेस पर क्वेश्चन बनते हैं, थीम उनकी क्या है, ठीक है। और न्यूज़पेपर से आप ढंग से पढ़ना सीख जाओगे कि पूरा न्यूज़पेपर वैसे तो बहुत ज़्यादा आता है। जैसे आप इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू का आज को देखोगे तो मुश्किल से 2-3 न्यूज़ आपके काम की होगी जो आपके प्री और मेंस में काम आने वाली है, ठीक है। और सेकंड जो टॉपिक है यूएस फेड का क्वेश्चन आपने देखा होगा प्री में कई बार आता है, क्योंकि जब भी जो यूएस की जो फेडरल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, जब भी
जो ब्याज दर है उसमें घटाती बढ़ाती है तो उसका इम्पैक्ट पूरी विश्व पर पड़ता है और इसका इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ता है। और ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। मेंस के एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी साल भर चर्चा में रहा, तो मेंस के एग्जाम में भी ऐसा आ जाएगा। ऐसा कैसे आ जाएगा कि इसका भारत की जीडीपी पर या भारत की इकोनॉमी पर, भारत का जो सस्टेन डेवलपमेंट है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है जब भी यूएस फेड ये उनकी रेट हाइक करता है। तो कब कब ऐसा हुआ वो डिटेल्स इसमें बताया गया। तो ये टॉपिक कहाँ काम आएगा, साथ में आजकल मैं ये ऐड कर देता हूँ ताकि आपका अपने नोट्स को अपडेट करना आसान हो जाए। जैसे आपने हमारे यूट्यूब चैनल से इकोनॉमी पढ़ लिया, आपदा प्रबंधन पढ़ लिया या ज्योग्राफी पढ़ ली, बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए, एथिक्स आपने पढ़ ली, तो न्यूज़पेपर के माध्यम से जो नोट्स ऑलरेडी आपके पास है उन्हीं स्थान पर उन्हीं टॉपिक पर जाके क्या करो, ये टॉपिक जाके लिख दो शॉर्ट में। और वैसे भी अपनी जो बुक है मैं उसमें जगह देता हूँ आपको, जैसे अपनी एथिक्स की नई बुक लॉन्च हुई उसमें जगह जगह आपको मौका मिलेगा कि ये उसी स्थान पर लिख दो ताकि आपके नोट्स बिखरे नहीं, एक ही स्थान पर काम आ जाए। ठीक है, तो हाल ही में क्या हुआ, अमेरिकी जो फेडरल बैंक है उसने लगातार पहले क्या हुआ था कोविड-19 के बाद में कभी इसमें कमी की है, कभी वृद्धि की है, लेकिन अभी जो चल रहा था काफ़ी ज़्यादा इसमें वृद्धि देखने को मिली थी। मुख्य रूप से आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि कोई भी केंद्रीय बैंक है ब्याज दरों में वृद्धि क्यों करता है। हमेशा ध्यान रखना, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमेशा क्या होता है, ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है, जिसको टाइट मनी पॉलिसी भी बोलते हैं और भी बहुत सारे चीज़ें इनको बोलते हैं। और जब भी मंदी आएगी, याद रखना मंदी आएगी तो जो ब्याज दरें हैं उनमें कम की जाएगी ताकि लोगों के पास पैसा जाए, इकोनॉमी का चक्कर फिर से चल जाए। तो यही सभी जगह होता है, हमारी आरबीआई भी ये करती है, अमेरिकन जो बैंक है वो भी ये करती है। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है। तो इनका इम्पैक्ट जो आगे देखेंगे उनका भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये था कि अभी हाल ही में इनको फिर से मतलब इसमें पॉज क्यों किया, जो बढ़ रही थी एक समय उनको कम क्यों किया है। तो फिर से उनका एक तरीका है कि जैसे एक समय उनको वहाँ पे मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन 9% होने लगी थी, फिर इसको घटा के वो लेके आ गए 4-5% पर, और उनका टारगेट रहता है कि 2% से ऊपर न जाए। यदि इन्फ्लेशन 2% से ऊपर जाएगा तो ये ब्याज दरों में क्या कर देंगे, यूएस फेड हाइक कर देगा, बढ़ा देगा। और भारत में क्या है, भारत में है लगभग 4% प्लस, क्या है प्लस माइनस है 2%, यानी लगभग 6% तक ये करते हैं। सीपीआई बेस्ड यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उस पर हमारी आरबीआई ये हमेशा ध्यान रखती है। मौद्रिक नीति आपने देखा होगा हमेशा जब आती है तो उसमें भी जो हमारी जो बैंक रेट है, बहुत सारी बैंक दरें हैं, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, कई सारी आपने रेपो रेट वगैरह देखी होगी ना, उसमें हमारा भी इस प्रकार बढ़ता है। तो ये कॉमन है, सब जगह होता है। हर साल यूपीसी प्रीलिम्स में 1 या 2 क्वेश्चन इन्हीं को लेकर होते हैं, बहुत ही आसान। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते चले जाते हो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती जाएगी और इकोनॉमी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली, केंद्रीय बैंक क्यों बढ़ाता है क्यों घटाता है। ये सिंपल सा एक पॉलिसी है कि जब भी मंदी आएगी तो दरें कम, मतलब ब्याज दर कम कर दी जाएगी ताकि लोगों के हाथों में पैसा जाए, इकोनॉमी सरल हो जाए, उद्योगों को मतलब पैसा मिलने लग जाए, ताकि हमारी इकोनॉमी फिर से एक नए रास्ते पे ट्रैक पे आ जाए। तो इन्हीं को लेकर इसमें बताया गया। साथ में ये पता होना चाहिए कि इनका प्रभाव क्या होता है। जैसे विशेषकर आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर जब ऐसा होता है, विशेषकर यूएस फेड की जब दर में वृद्धि होती है, तो इसका क्या इंपैक्ट होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट है। जो आपको मेंस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया तो आप इनके कीवर्ड लिख सकते हो। अब देखो सीधी सी बात है कि यूएस फेड जब वहाँ की ब्याज दरों में वृद्धि होगी तो जो पूंजी प्रवाह होगा, ठीक है, पूरी विश्व पर इसका प्रभाव देखा जाएगा। विशेषकर जैसे यूएस फेड दर में वृद्धि से अमेरिका में ब्याज दरों में वृद्धि होगी, जो अन्य देशों से जो पूंजी प्रवाह को आकर्षित कर सकती है, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे हमारे देशों में कई बाहर के निवेशक होते हैं, एफआईआई आपने देखा होगा, एफडीआई वगैरह कई सारी चीज़ें पड़ी होगी, तो कहीं ना कहीं उनका रुझान यूएस मार्केट की तरफ चला जाता है। उनको लगता है कि ये मजबूत इकोनॉमी है, उनको यहाँ पे ब्याज वगैरह अच्छा मिलेगा, तो भारतीय जो विदेशी निवेश है या अन्य देशों के जो विदेशी निवेश है वो निश्चित रूप से इनसे प्रभावित होगा। साथ में वहाँ पे यदि ऐसा टाइट मामला बनता है तो जो भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होगा, इस साल या पिछले साल आपने ऐसा देखा होगा, उसके इम्पैक्ट फिर किस पर पड़ेंगे, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, चालू खाता घाटा है, वो बढ़ सकता है। हमारे जो भी बाहर से हम जो आयात करते हैं वो चीज़ें महंगी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेशन का प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है, क्योंकि सप्लाई चेन से पूरा विश्व एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। हम बाहर से कई बार उधार भी लेते हैं, बाहर से जो निवेशक होते हैं हमारे यहाँ निवेश भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी महंगा हो जाएगा। शेयर मार्केट पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकवाली होने लग जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा विदेशी ऋण हमने देखा कि ये काफ़ी महंगा हो सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक है जो आपके प्री और मेंस में काम आ सकता है। 2021 की प्री में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था कि भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व बैंक की कार्रवाई, सभी इसके आंसर सही है। आप इसको देखना, इसी दृष्टिकोण से आप देखना और ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको जरूर पसंद आ रही है तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है आज का लेसन। ठीक है, साथ में आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो हमने बता दिया 2 वेबसाइट है, ये वेबसाइट जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में जो नोट्स चाहिए वहाँ पे मिलेगी। एक नई वेबसाइट बनाई, लास्ट में ORG लगाया है, ठीक है। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।